चलो ये जीन मैपिंग लिखा हुआ है। क्वेश्चन किसके बाकी है? जीन मैपिंग में भी 2 पॉइंट क्रॉस किया ना, जीन मैपिंग में 3 पॉइंट क्रॉस भी आता है ना, तो लिंकेज में दोनों ही आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे 2 पॉइंट क्रॉस यानी लिंकेज के हैं। चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन रीड करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी? डिस्टेंस बिटवीन जीन के, दो जीन के बीच में जितनी, ये डिस्टेंस जो है ये जेनेटिक होनी चाहिए, फिजिकल होनी चाहिए? जेनेटिक डिस्टेंस होनी चाहिए ना। तो कल आपको फॉर्मूला बताया था ना, डिस्टेंस समानुपाती होता है किसके? क्रॉसिंग ओवर के। और क्रॉसिंग ओवर को ही हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं ना। और ये किसके समानुपाती होता है? मतलब दो जीन जितनी ज्यादा दूरी पर होंगे उनके बीच में लिंकेज उतनी ही कम होगी, या जीन पास पास में होंगी तो लिंकेज ज्यादा होगी। सेकंड वाला देखो। When a cross is made between dominant long and full endosperm, आपको जीनोटाइप भी दे रखा है इसका ना, कैपिटल एल, कैपिटल एल, कैपिटल एस, कैपिटल एस, एंड रिसेसिव शॉर्ट एंड श्रंकन एंडोस्पर्म, स्मॉल एल, स्मॉल एल, स्मॉल एस, स्मॉल एस। द प्रोजेनी ऑब्टेन 98.3% वर लॉन्ग एंड फुल एंडोस्पर्म एंड शॉर्ट एंड श्रंकन। मतलब 98.3% तो कैसे मिले हैं? डोमिनेंट टाइप के मिले हैं ना, मतलब उनका दे रखा है ना लॉन्ग और फुल। और कौन से इसमें? शॉर्ट एंड श्रंकन। रेस्ट 1.7% पर लॉन्ग श्रंकन एंड लॉन्ग श्रंकन एंडोस्पर्म एंड शॉर्ट फुल एंडोस्पर्म। मतलब 4 टाइप के मिलेंगे आपको, बताया ना कॉम्बिनेशन से। 2 तो ये पेरेंटल ही हो गए, आपको पेरेंटल दे रखे हैं ना। एक क्रॉस किस किस के बीच में करा गया? लॉन्ग फुल। और रिसेसिव वाला कौन सा? शॉर्ट एंड श्रंकन। ये तो पेरेंट हो गए दोनों। अब इसमें जब आप क्रॉस करवाओगे तो आपको टोटल 4 टाइप की प्रोजेनी मिल सकती हैं। 2 तो पेरेंटल और 2 रिकॉम्बिनेंट। कौन कौन सी मिलेंगी? लॉन्ग श्रंकन और फुल और शॉर्ट। इसमें दे रखा होगा नाम, है ना। एक तो हो गई लॉन्ग श्रंकन, ये हो गया ना एक तो, एंड शॉर्ट फुल। चलो ये फुल और शॉर्ट लिख दिया ना। तो ये आपकी कैसी हो गई? रिकॉम्बिनेंट। तो 98.3% तो ये मिले हैं और बाकी 1.7% ये मिले हैं। तो पहले ये बताओ, ये दोनों इक्वल अमाउंट में मिले या अलग अलग अमाउंट में है? पेरेंटल ज़्यादा मिले हैं और ये रिकॉम्बिनेंट कम मिले हैं। तो इसका मतलब ये जो जीन है ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेंगे या फिर लिंकेज? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता तो दोनों 50-50% मिलते, 50% ये मिलते और 50% ये मिलते। तो सच ए रेशियो बाज ऑब्जर्व ड्यू टू, किसकी वजह से मिला ये रेशियो? लिंकेज की वजह से। और अगर दोनों 50-50 होते तो इसका आंसर क्या हो जाता? इसमें दिया ही नहीं है ना। क्या हो जाता आंसर? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो जाता है ना। मतलब जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती तब। क्या कोडोमिनेंस का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। कोडोमिनेंस में कोई अलग ही फिनोटाइप आता है ना, ये भी नहीं आते, कुछ और ही आ सकता था ना। जैसे लॉन्ग है और दूसरा आपका शॉर्ट है तो कोई इंटरमीडिएट बन सकता था, या कोई लॉन्ग और शॉर्ट के पैच बनते उसमें। समझ में आ गई बात? तो कोडोमिनेंस एक अलग वो बात है ना फिनोटाइप के लिए। बाकी इसका आंसर क्या होता? अगर 50-50 मिलते तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता। In genetic map, distance between two genes is measured in unit of। तो जेनेटिक मैप में किस में मेजर की जाती है? तो ये सेंटीमीटर नहीं, आपको बताया ना, ये क्या है? सेंटी मॉर्गन है ना। तो या तो सेंटी मॉर्गन में, और सेंटी मॉर्गन को ही हम क्या बोलते हैं? मैप यूनिट। 1 सेंटी मॉर्गन बराबर 1 मैप यूनिट होता है ना। और 1 मॉर्गन में कितने सेंटी मॉर्गन होते हैं?
100 सेंटीमॉर्गन होते हैं। और दो जीन के बीच में मैक्सिमम जेनेटिक डिस्टेंस कितनी हो सकती है? 50 सेंटीमॉर्गन। और 50 से ज़्यादा भी दे रखी है तो आपको कितना मानना है? 50 मानना है। और लिंकेज कितनी हो सकती है? लिंकेज 100% हो सकती है। मतलब दो तरह की लिंकेज होती है, एक तो कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट। कंप्लीट का मतलब तो 100% लिंकेज है, कभी सेग्रीगेशन होगा ही नहीं है ना दो जीन का। और इनकम्प्लीट लिंकेज में सेग्रीगेशन हो सकता है लेकिन पेरेंटल से कम बनेंगे। नेक्स्ट देखो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेंटीमॉर्गन। देखो सेंटीमॉर्गन और सेंटीमीटर में थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा ना, जैसे सेंटीमीटर होगा दोनों में या तो स्मॉल लिख के देगा उसको, है ना, सी जो है स्मॉल लिख के देगा और एम भी स्मॉल लिख के देगा, और इसमें एम कैपिटल लिख के देता है ना मॉर्गन में। देन व्हेन टिपिकल मेंडल टेस्ट क्रॉस रेशियो इन 2 पॉइंट क्रॉस इज कितना होता है? 2 पॉइंट क्रॉस का 111 होता है ना। मेंडल की बात चल रही है, इसका मतलब यहाँ पे लिंकेज नहीं होगी अभी, है ना। चलो नेक्स्ट, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये। A maximum recombination frequency between two genes during meiosis of diploid organism can be कितनी हो सकती है? बताओ कितनी हो सकती है? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50% और डिस्टेंस 50 सेंटीमॉर्गन। 50% से ज्यादा रिकॉम्बिनेंट नहीं बन सकते। 6 नंबर वाला देखो, द जीन में प्रोड्यूस ऑन बेस्ड ऑन रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी डेटा आर टर्म्ड एज। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिंकेज मैप, या उसको क्या और क्या नाम दे सकते थे? इसमें जेनेटिक मैप दिया नहीं है, जेनेटिक मैप होता तो जेनेटिक मैप हो जाता है ना आंसर। तो लिंकेज मैप के आगे क्या लिख सकते हो आप? जेनेटिक मैप। जेनेटिक मैप जो होता है ये एक्चुअल डिस्टेंस को दिखा के नहीं जाता, ये क्रॉसिंग ओवर के बेसिस पे निकाला जाता है। भले ही दो जीन जैसे क्रोमोसोम पर मान लो ए जीन यहाँ पर है, बी जीन यहाँ पर है और सी जीन यहाँ पर है। अब ए और बी भले ही आपको यहाँ पे एक्चुअल में पास पास हैं, लेकिन अगर इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होता है तो जब हम जेनेटिक मैप तैयार करेंगे तो ये दूर दूर दिखाई जाएंगी। और ए और सी के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं है तो ये पास में दिखाई जाएगी। समझ में आ गई बात? तो फिजिकल मैप में कोई जीन दूर हो सकती है लेकिन जेनेटिक मैप में वो पास हो सकती है। तो जेनेटिक मैप जो है वो क्रॉसिंग ओवर के ऊपर डिपेंड करता है ना। क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, चाहे भले ही वो कितनी भी दूरी पर हो, तो वो जेनेटिक मैप में पास पास दिखाई जाएंगी। इन नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट इन ह्यूमन मेल एज। लिंकेज ग्रुप के बारे में क्या बताया था आपको? मतलब जितने टाइप के क्रोमोसोम उतने लिंकेज ग्रुप, जितने डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम है ना। तो अगर जैसे इसमें किस में पूछा है आपको, मेल में या फीमेल में? मेल में कितने टाइप के क्रोमोसोम होते हैं? 23 टाइप के होते हैं ना, या 24 टाइप के होते हैं? 24 टाइप के होते हैं ना। 22 तो ऑटोसोम हो गए, एक्स और वाई, तो कितने टाइप के हो गए? 24। यही क्वेश्चन अगर फीमेल के रेफरेंस में आता तो आंसर क्या होता? 23 हो जाता है ना आंसर। लेकिन किसके रेफरेंस में पूछा है? मेल के रेफरेंस में पूछा है। तो जितने डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम उतने डिफरेंट ग्रुप। तो जैसे आपने म्यूटेशन वगैरह पढ़ा होगा ना, म्यूटेशन में इन्वर्जन, डिलेशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन होता है ना, पढ़े होंगे। तो कौन से म्यूटेशन में लिंकेज ग्रुप चेंज हो जाता है? क्वेश्चन आ जाए ऐसे, 4 म्यूटेशन के टाइप बता दिए आपको, तो ऐसा कौन सा म्यूटेशन होता है जिसमें लिंकेज ग्रुप चेंज हो जाता है? अब लिंकेज ग्रुप चेंज होने का मतलब है क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो क्रोमोसोम का नंबर ट्रांसलोकेशन में ही चेंज हो सकता है, बाकी डिलेशन में वो तो डिलीट ही हो गया ना। डुप्लीकेशन में उसी क्रोमोसोम पर होगा डुप्लीकेशन। इन्वर्जन सेम क्रोमोसोम पर ही होता है, लेकिन ट्रांसलोकेशन दो डिफरेंट क्रोमोसोम के बीच में होता है। तो अभी कोई जीन 1 नंबर के क्रोमोसोम पर है, ट्रांसलोकेशन के बाद में वो 5वें नंबर पर पहुंच सकती है, तो लिंकेज ग्रुप चेंज होगा या नहीं होगा? उसका हो जाएगा। तो ट्रांसलोकेशन के थ्रू लिंकेज ग्रुप चेंज हो सकता है। क्या? पॉइंट म्यूटेशन के थ्रू डिलीट हो गया, इसका लिंकेज ग्रुप चेंज होने का मतलब है डिफरेंट क्रोमोसोम पर चला जाना चाहिए वो। पॉइंट म्यूटेशन भी सेम क्रोमोसोम पर होगा।
डिलीशन, डुप्लीकेशन, एडिशन, कुछ भी ले लो आप, पॉइंट म्यूटेशन ले लो। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है लेकिन वो सेम क्रोमोसोम पर ही तो होगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, उसमें भी लिंकेज ग्रुप चेंज नहीं होगा। अच्छा ये बताओ क्रॉसिंग ओवर में होगा या नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर में होगा ना, क्रॉसिंग ओवर में भी चेंज नहीं होता है ना। क्रॉसिंग ओवर भी होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। जैसे मान लो 10वें नंबर के क्रोमोसोम है दोनों, तो लिंकेज ग्रुप तो एक ही है ना, दोनों दोनों ही 10वें नंबर के क्रोमोसोम है। तो एक की जीन दूसरे पे पहुंच गई, दूसरे की उस पे आ गई, लेकिन अभी भी क्रोमोसोम नंबर तो 10 ही है ना दोनों। तो ट्रांसलोकेशन तो डिफरेंट क्रोमोसोम के बीच में होता है और क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम तो सेम ही होते हैं, तो लिंकेज ग्रुप उसमें चेंज नहीं होता है। 8 नंबर वाला देखो, इन एन ऑर्गेनिज्म इफ नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज 12, लिंकेज ग्रुप 12 है, इसका मतलब 12 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम होंगे उसमें, समझ में आ गई बात। देन द नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज, तो हैप्लॉइड में कितने होंगे, हैप्लॉइड में डिफरेंट टाइप के सारे क्रोमोसोम आ जाने चाहिए, यही तो होता है, एक सेट आ जाना चाहिए पूरा। और लिंकेज ग्रुप में भी पूरा एक सेट ही आता है। लिंकेज ग्रुप का मतलब क्या है, जितने डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम सब एक एक बार आने चाहिए। और हैप्लॉइड में भी क्या होता है, अब इसमें आपको ऑर्गेनिज्म का प्लॉइडी लेवल तो दिया नहीं है, तो आपको क्या मानना पड़ेगा, डिप्लॉइड मानना पड़ेगा। या तो प्लॉइडी लेवल मेंशन कर दिया, अगर इसी का आंसर जैसे हो जाता कि लिंकेज ग्रुप 12 है उसमें और ये हेक्साप्लॉइड कंडीशन में मिलता है, तो उसके हैप्लॉइड में कितने क्रोमोसोम होंगे, कितने होंगे बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया, यही क्वेश्चन जो है, इन एन ऑर्गेनिज्म इफ नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज 12 then the number of haploid set of chromosome is if ploidy level of organism is hexaploid। तो क्या होता आंसर, लिंकेज ग्रुप 12 है, इसका मतलब 12 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम है उसमें। और हेक्साप्लॉइड कंडीशन में तो हर क्रोमोसोम कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा, 6 बार आएगा तो टोटल उसमें 72 क्रोमोसोम हो जाएंगे ना। और हैप्लॉइड में कितने मिलते फिर, 36, उसके आधे मिलते। लेकिन क्या इसमें कोई प्लॉइडी लेवल मेंशन कर रखा है, तो इसको आप बाय डिफॉल्ट क्या मानोगे फिर, डिप्लॉइड मानना पड़ेगा ना, कुछ मेंशन नहीं कर रखा है तो इसका मतलब डिप्लॉइड में उसके में 24 क्रोमोसोम मिलते होंगे, मतलब 12 टाइप के क्रोमोसोम है, डिप्लॉइड है तो हर क्रोमोसोम डबल आएगा। तो हैप्लॉइड में कितने मिलेंगे, 12, उसके आधे मिलेंगे। और अगर इसी में मोनोप्लॉइड कंडीशन पूछता तो मोनोप्लॉइड में भी 12 मिलते। अब मोनोप्लॉइड पूछता तो इसका प्लॉइडी लेवल कुछ भी होता भले ही, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर क्या रहता, मोनोप्लॉइड में 12 ही रहता। मतलब जितने लिंकेज ग्रुप उतने ही मोनोप्लॉइड कंडीशन में मिलेंगे, समझ में आ गई बात। अब उसका प्लॉइडी लेवल कुछ भी हो, चाहे भले ही ये हेक्साप्लॉइड होता, तो इसमें हर क्रोमोसोम 6 बार आ रहा है, इसका मतलब यही तो है ना। तो मोनोप्लॉइड में तो एक बार आना चाहिए, तो 12 टाइप के क्रोमोसोम है उसमें 12 हो जाते। अगर मोनोप्लॉइड पूछता तो प्लॉइडी लेवल कुछ भी होता, आंसर क्या होता 12। लेकिन हैप्लॉइड के केस में इसके प्लॉइडी लेवल के अनुसार आंसर चेंज हो सकता है। दिया आ गया समझ में, क्या होगा इसका आंसर 12 होगा। तो जब प्लॉइडी लेवल मेंशन नहीं कर रखा है तो आपको उसको डिप्लॉइड मानना पड़ेगा, है ना। डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी एंड डिस्टेंस बिटवीन जीन्स कैन बी डिस्टर्ब्ड बाय प्रेजेंस ऑफ। ये मैंने अभी आपको बताया था ना कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है, कोई जीन बहुत ज़्यादा दूरी पर प्रेजेंट है लेकिन फिर भी अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है तो वो पास पास में दिखाई जाती है, इसका मतलब ये डिस्टर्ब हो गया ना रिलेशन। वैसे तो डिस्टेंस बढ़ने से बढ़ना चाहिए रिकॉम्बिनेशन, लेकिन कई बार कोई जीन दूर प्रेजेंट है लेकिन फिर भी जेनेटिक मैप में वो पास दिखाई जाती है, तो ये डिस्टर्ब किस वजह से हो रहा है, इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है उनके बीच में। अब क्रॉसिंग ओवर किस लिए नहीं हो रहा है, अगर कोई बीच में बहुत बड़ा हेट्रोक्रोमेटिन रीजन आ जाता है तो वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। हेट्रोक्रोमेटिन रीजन एक डेंस रीजन होता है, तो उसमें क्रॉसिंग ओवर होने की प्रोबेबिलिटी यू क्रोमेटिन रीजन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम होती है। इस वजह से ये जो रिलेशन है ये क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। समझ में आ गई बात। या कई बार क्या हो जाता है, 2 बार क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, एक की बजाय कितनी बार हो जाए, 2 बार क्रॉसिंग ओवर हो जाए। जैसे कि सपोज करते हैं हम, जैसे ये क्रोमोसोम था अपने पास में,
ये दूसरा क्रोमोसोम है, यहाँ पर ए जीन है, यहाँ पर बी जीन, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। अभी मैं अगर सिंगल क्रॉसओवर कराऊं यहाँ पर दोनों के बीच में, तो एक गैमेट तो यही बनेगा अपना कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरा क्या बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी, तीसरा क्या बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी, और चौथा क्या बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी। ये बनेंगे ना, मतलब इसमें रिकॉम्बिनेंट बने हैं। कई बार क्या हो सिंगल की बजाय डबल क्रॉसओवर हो जाए, तो ऊपर वाले तो वही रहेंगे कैपिटल ए कैपिटल बी, ये तो सिंगल क्रॉसओवर हुआ था ना तब, ये डीसीओ हुआ था तब। अच्छा अब देखो इस पे हम चलेंगे तो पहले क्या आएगा कैपिटल ए, फिर आगे चले तो क्रॉस आ गया नीचे आ गए, फिर वापस से क्रॉस आ गया फिर से ऊपर चले गए, तो क्या आएगा कैपिटल बी। इस पे चलो आप, स्मॉल ए क्रॉस आ गया ऊपर फिर क्रॉस आ गया नीचे, क्या आएगा, और इस पे तो स्मॉल ए स्मॉल बी है। अब देखो क्रॉसिंग ओवर हुआ या नहीं हुआ है, हुआ है, लेकिन रिकॉम्बिनेंट बने नहीं बने, क्रॉसिंग ओवर भी हुआ लेकिन रिकॉम्बिनेंट भी नहीं बने। लेकिन अब हम इसको जब जेनेटिक मैप तैयार करेंगे तो भले ही पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर हुआ है, लेकिन फिर भी जेनेटिक मैप में इसको ज़्यादा माना जाएगा, कम माना जाएगा, कम माना जाएगा, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट तो बने ही नहीं। तो डबल क्रॉसओवर होने की वजह से भी ये रिलेशन क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। डबल क्रॉसओवर होने से ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट बनने चाहिए, आपको ऐसा लगेगा ना एक बार में वरना रिकॉम्बिनेंट इतने, तो डबल बार में ज़्यादा बढ़ने चाहिए, लेकिन वो एक दूसरे का इफेक्ट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। उसका मतलब ये है कि एक बार क्रॉसओवर हुआ था तो जीन एक्सचेंज हुई थी, लेकिन फिर वापस से क्रॉसओवर हुआ तो जो जीन ऊपर गई थी वापस से फिर से नीचे आ जाएगी, वो दो बार एक्सचेंज हो गया ना, तो उस कंडीशन में रिकॉम्बिनेंट बनेंगे नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो दो वजह से ये जो रिलेशन होता है ना ये डिस्टर्ब हो जाता है। एक तो किस वजह से, हेट्रोक्रोमेटिन रीजन आने की वजह से, उसकी वजह से क्रॉसओवर की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। दूसरा किस वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, डबल क्रॉसओवर हो जाता है तो वो इफेक्ट क्रॉसओवर का क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो हमें इनको पास पास में दिखाना पड़ेगा, भले ही दो बार क्रॉसओवर हो रहा है, लेकिन जब जेनेटिक मैप तैयार करेंगे तो उसमें तो हमें ये रिकॉम्बिनेंट देखे जाते हैं, अब रिकॉम्बिनेंट तो बने ही नहीं। तो दो तरीके से ना डिस्टर्ब हो सकता है रिलेशन, हेट्रोक्रोमेटिन और डबल क्रॉसओवर हो जाए। तो कई बार ऐसा लगता है दिया अपने को कि डबल क्रॉसओवर हुआ है तो रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा बनने चाहिए, लेकिन ज़्यादा बनने की बजाय और कम बन जाते हैं ना। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर मियोसिस द 20% गैमेट्स आर रिकॉम्बिनेंट फॉर 2 जीन्स, द डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स विल बी, तो कितनी होगी, जितने परसेंट गैमेट रिकॉम्बिनेंट होंगे उतनी सेंटीमॉर्गन की डिस्टेंस होगी। तो इसमें क्या गुणा भाग करना है आपको, कुछ क्या हो जाएगा आंसर 20 सेंटीमॉर्गन। ये तो डायरेक्ट पूछा गया है, इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना आपको। नेक्स्ट देखो, डिस्टेंस बिटवीन जीन कैपिटल ए एंड कैपिटल बी इज 10 सेंटीमॉर्गन इफ द F1 जीनोटाइप, F1 का जीनोटाइप आपको दे रखा है ना, इसका फिर आपको क्या कराया गया है, टेस्ट क्रॉस कराया गया है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग, इसके ऑब्टेन होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कितने बनेंगे बताओ, 45 या 90, या 90 बनेंगे। तो पहले तो ये बताओ कि ये जो कंडीशन है ये सिस कंडीशन है या ट्रांस कंडीशन है, F1 जनरेशन में जो दे रखी है वो सिस कंडीशन है। तो इसके 4 टाइप के गैमेट बनेंगे ना, पहले तो कौन कौन से बनेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, और एक बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए, ये 4 गैमेट बनेंगे। अब सिस कंडीशन है आपको दिख रही है, तो सिस कंडीशन में पेरेंट कौन से माने जाएंगे, ये पेरेंट होगा, ये पेरेंट होगा, ये रिकॉम्बिनेंट होगा, और ये, यही तो बताया था बस आपको। अब 10 सेंटीमॉर्गन की डिस्टेंस है तो रिकॉम्बिनेंट कितने बनेंगे, 10% बनेंगे, जिसमें से 5% तो ये वाला होगा और 5%
और बाकी 90 बचा, तो उसमें से 45% ये वाला होगा और 45% ये वाला होगा। ये तो आ गया गैमेट का रेशियो है ना। अब आपको टेस्ट क्रॉस की प्रोजेनी का पूछा है, तो टेस्ट क्रॉस की जब प्रोजेनी बनाओगे तो इसका रिसेसिव पेरेंट्स के साथ में क्रॉस कराना पड़ेगा। अब रिसेसिव पेरेंट्स का गैमेट होता है स्मॉल ए स्मॉल बी, तो इन सब के साथ में क्या रख दो आप, स्मॉल ए स्मॉल बी रख दो, तो ये बन जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी। ये प्रोजेनी बन गई है ना गैमेट से, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। अब कौन सा पूछा है इनमें से अपने को, कौन से मैच कर रहा है, ये ऊपर वाले से कर रहा है मैच, तो ये कितने परसेंट मिलेगा, 45%। ये दूसरा पूछता तो ये भी 45%। समझ में आ गई बात। तो इसमें आप जो फ्रीक्वेंट मिस्टेक करते हो वो ये करते हो कि कई बार आपको केवल एक ही उसका पूछता है, आप दोनों का मिला के बता देते हो। ये आपने ये दो देखे तो आपको ऐसा लगेगा कि दोनों का पूछ रहा है, ये दो नहीं है, प्रोजेनी है, एक ही प्रोजेनी है। समझ में आ गई बात। तो प्रोजेनी एक ये वाली का पूछ रहा है ना, तो आप क्या करते हो, कई बार 90% बता देते हो ना दोनों को ऐड करके, आपको लगता है ऐसा कि दोनों का पूछा गया है। तो ये गैमेट नहीं है दो, ये एक प्रोजेनी है। गैमेट होता तो केवल आपको कैपिटल ए कैपिटल बी या फिर स्मॉल ए स्मॉल बी ऐसे कुछ देता। ये क्या दे रही है उसने, प्रोजेनी दे रखी है। तो ये विशेष ध्यान रखना है, इसमें आपको एक सिंगल पेरेंट का या सिंगल रिकॉम्बिनेंट का पूछा है या दोनों का मिला के पूछा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, ये फ्रीक्वेंट मिस्टेक होती है इस क्वेश्चन में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें अपना 45 हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप करके बताओगे फिर क्या होगा इसका आंसर। देखो इसको क्या करना था, इसमें पहले आपको ये जनरेशन दे रखी है ना, तो इसमें आप बताओ देख के ये कि सिस कंडीशन है या ट्रांस है। पहले तो ट्रांस कंडीशन है, तो ट्रांस कंडीशन में अपने वही ए बी कैपिटल ए बी और स्मॉल। ट्रांस कंडीशन में ये दोनों पेरेंट होते हैं, आपको पता है ना, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, रिकॉम्बिनेंट हो जाएंगे। बस इतना पता करना है पहले तो आपको। ठीक है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है, तो 20% रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। अब 20 का आधा आधा कर लो तो 10% ये 10% ये और बाकी 40% ये और 40% ये। कुछ अलग से नहीं हुआ अभी तक। बस अब आपको ये बताना है कि इसमें पूछा गया याद है, पेरेंट हाउ मेनी ऑफ स्प्रिंग विल हैव, इनका जीनोटाइप की क्या होगा ना। तो आपको पता है ये जो प्रोजेनी है ये सबके साथ में स्मॉल ए स्मॉल बी ऐड कर दो, तो इसके साथ में स्मॉल ए स्मॉल बी ऐड किया है ना, तो कितने परसेंट मिलेगा, ये 10% मिलेगा। इसके साथ में ही तो ऐड करके आएगा ये तो F1 जनरेशन के गैमेट हैं। प्रोजेनी बनानी होती है तो स्मॉल ए स्मॉल बी ऐड कर दो बस। समझ में आ गई बात। तो कुल मिला के ये पेरेंटल है या रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट है, तो रिकॉम्बिनेंट है तो 10% मिलेगा, क्योंकि अभी दूसरा रिकॉम्बिनेंट भी तो होगा ना, ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ये भी तो एक दूसरा रिकॉम्बिनेंट होगा भी। तो आप क्या करते हो, पूछा एक का जाता है और आप दोनों का जोड़ के बता देते हो, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि दोनों का पूछा है या सिंगल का पूछा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका अपना 10 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखो, डायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ना, फिर से डायरेक्ट रिपीटेड है। शीतल निकाल सकते हो इसका आंसर। दिया, सेम टू सेम क्वेश्चन 4 बार नेट में, अभी 1 साल पहले भी आया था ये क्वेश्चन, सेम डेटा के साथ में, डेटा भी सेम, यही क्वेश्चन डेटा भी सेम। तो कुछ तो होगा इस क्वेश्चन में, मतलब ताकि ये डाला है ना। और ये 1 लाइन का क्वेश्चन 4 नंबर में डाला है, इसके पीछे भी कुछ रीजन होगा। वैसे तो 2 नंबर में आना चाहिए, मतलब ऐसा क्वेश्चन 1 लाइन का, ये 4 नंबर में आया हुआ है क्वेश्चन। तो देखो पहले तो ये जो प्रोजेनी आपको दे रखी है ना, इस बार इसका टेस्ट क्रॉस नहीं कराया है, इस बार इसकी शेल्फिंग करवाई है। तो पहले तो इसका क्रॉस मतलब इसी के साथ करवाना चाहिए, तो होती सेल्फिंग। तो पहले तो 4 गैमेट बनाओ इसके,
तो 4 गैमेट तो वही बनेंगे अपने, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी और स्मॉल ए, कैपिटल बी। ये 4 गैमेट बनेंगे ना। अब पहले ये बताओ कि इनमें से पेरेंटल कौन से, रिकॉम्बिनेंट कौन से। पहले तो ये, तो पहले ये देखो सिस कंडीशन है या ट्रांस है, ट्रांस कंडीशन है। तो ट्रांस कंडीशन में ये अपने पेरेंट और ये भी पेरेंट है ना, तो ये दोनों क्या होंगे फिर। पहले तो ये डिसाइड करना है आपको ना पेरेंट कौन से हैं, तो वो वहां से देख के पता लग जाएगा, या तो लिख के दे देगा सिस ट्रांस या फिर ऐसे बना के देगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा है ना। अब कितनी डिस्टेंस दे रखी है आपको, 10 सेंटीमॉर्गन की, तो इसका मतलब 5% तो ये बनेंगे, 5% ये बनेंगे और बाकी 45% ये बनेंगे और 45% ये बनेंगे। अब आपको इसकी सेल्फिंग इसी के साथ में ही करानी, वाला इसका क्रॉस, तो फिर ऐसी जैसे मेल के गैमेट बने ऐसे फीमेल के गैमेट बनेंगे। तो जैसे मान लो ये जो गैमेट बने हैं ये मेल वाले बना लिए हमने, इधर आप फीमेल वाले बना लो, तो फीमेल वाले भी सेम टू सेम यही बनने हैं। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी और स्मॉल ए, यही बनेंगे। ये आपका 5%, 5%, 45% और 45%, यही बनेंगे ना। अब आपको परसेंटेज निकालना है ना, तो जैसे इस गैमेट के बनने की अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालो तो ये 100 में से 5 बनेंगे, इसका मतलब ये तो है 5% का मतलब क्या है, 100 में से 5 बनेंगे, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो होगी 5/100, मतलब 0.05। ऐसी इसकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, ऐसी इसकी 0.45 और इसकी 0. ये संभावना होगी ना प्रोबेबिलिटी बनने की। ऐसे इसकी 0.5 मत लिख लेना है ना गलती से, ये प्रोबेबिलिटी 1 में से निकाली जाती है, आपको पता है ना, संभावना 1 में से निकाली जाती है। तो ये इनकी बनने की प्रोबेबिलिटी हो गई है। अब ये वाला जो गैमेट है कहाँ है, ये वाला कौन सा रखा है, ये वाला किस किस के फ्यूजन से बनेगा, ये भी तो सारे ही हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी और इधर से भी क्या आना चाहिए, तब जाके ये वाला गैमेट बन सकता है, मतलब प्रोजेनी बन सकती है। तो इन दोनों का फ्यूजन होना चाहिए, स्मॉल ए, स्मॉल बी इंटू स्मॉल ए, स्मॉल बी, तब जाके ये वाली प्रोजेनी हमें मिलेगी। तो ये बताओ पहले इसके बनने की क्या संभावना है स्मॉल ए, स्मॉल बी की, 0.05। इसकी भी बनने की संभावना क्या है, तो कितना हो गया आंसर बताओ, 0.0025। इसके बनने की संभावना ये है, मतलब कोई 10,000 में से 25 बनेंगे बस, ये इसका मतलब ये हो गया। एक में से कितना बनेगा, 0.0025, 10 में से कितने बनेंगे 0.025, 100 में से 0.25, 1,000 में से 2.5 और 10,000 में से 25, कोई 10,000 प्रोजेनी बनेंगी ना, तब जाके इस जीनोटाइप वाले कितने बन पाएंगे, 25 बन पाएंगे। तो आपको क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है, तो इसका मतलब 100 में से निकालना है, 100 में से कितने बनेंगे, तो 100 से क्या कर दो, ये तो 1 में से बन रहे हैं इतने, तो परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 0.25। 100 में से एक भी नहीं बनेगा, 100 में से कितने बनेंगे 0.25, मतलब 400 बनेंगे ना प्रोजेनी, तब जाके एक बनेगा ये जीनोटाइप वाला, इतना कम बनेगा है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर, 0.25%। सेम डेटा के साथ में क्वेश्चन आया ना डायरेक्ट, शायद हो सकता है फिर आगे और आ जाए, नहीं तो एक ही क्वेश्चन लिया होगा ना इस टाइप का इसमें स्लाइड में। इस क्वेश्चन को आप चाहो तो नोट ही कर लो बोले ना, मतलब ये थोड़ा सा टेस्ट क्रॉस से डिफरेंट है। देखो कुछ खास होगा क्वेश्चन में, जब एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन 4 नंबर में आया है तो बहुत कुछ खास है ना, इसको आप ऐड कर लो।
चलो अब चलें आगे, बना लिया निशा? तो चलो आगे से। फिर वो रश्मि को लेकर नहीं आओगे अब? नहीं आएगी रश्मि? रूम पर ही है? तो आज रश्मि के पापा को फोन करते हैं फिर, है ना? चलो अब देखो 40 नंबर वाला। ए प्लांट विद जीनोटाइप, ये प्लांट का जीनोटाइप दे रखा है आपको, है ना? इसका टेस्ट क्रॉस किया गया है। आउट ऑफ टोटल 280 प्रोजेनी 260 आर प्लस एच प्लस आर माइनस एच माइनस एंड रिमेनिंग ये दे रखी है आपको, है ना? अच्छा, दो है। द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी विल बी, अब आपको पता है दो तो ये मिले हैं ना, आर प्लस एच प्लस और आर माइनस एच माइनस, और आर माइनस एच माइनस आर माइनस एच माइनस, बाकी 20 और बची हैं अभी, 20 और बची ना। ये कैसे बंद हुआ? लाइट थोड़ी गई थी। तो टेस्ट क्रॉस की टोटल 4 प्रोजेनी बनती है ना, जिसमें से 2 का नंबर आपको कितना दे रखा है? 260 दे रखा है ना। बाकी जो रिमेनिंग है वो कितनी बची है अभी? 20। तो इसका मतलब इनमें से पेरेंट कौन से होंगे? 260 वाले। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो नंबर में ज़्यादा है वो अपने आप ही क्या होंगे अब? पेरेंट। तो ये क्या होंगे? रिकॉम्बिनेंट। तो आपको क्या निकालना है? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल। तो रिकॉम्बिनेंट कितने अपने पास में? 20। टोटल कितने हैं? 280। तो कितना हो जाएगा? कितना हो रहा है? कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। 0.07। तो ये तो हो गया 0.07, और परसेंट में निकालोगे तो 7%। तो क्या हो जाएगा आंसर? 7.2 हो जाएगा, है ना? अब इसका आधा करोगे तो 3.6 भी दिया गया है। कर सकते हो, आपका क्या है उसमें एग्जाम हॉल में? कोई कोई कर सकते हो तभी तो दिया है वो। ये ऐसे ही थोड़ी ना बनाए जाते हैं ऑप्शन। ये ऑप्शन सोच समझ के बनाए जाते हैं कि एक स्टूडेंट जनरली क्या क्या मिस्टेक कर सकता है, किस तरीके से उल्टा दिमाग लगा सकता है, और उसका आंसर क्या आएगा उल्टा दिमाग लगाने से। तो वो उसमें दिया जाता है ताकि आपका आंसर आ जाए तो आप सोच भी नहीं पाओ कि इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि आपने निकाला और आपका आंसर ऑप्शन में दे रखा है, इससे बेटर क्या होगा? और तो इसलिए ऐसे ऑप्शन उसमें जानबूझ के डाले जाते हैं। तो ऐसा कई बार ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी आ जाता है ना, तो अपन खुद सोचने लग जाते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो रही है, इतनी जल्दी कैसे आंसर आ गया इसमें, वो कुछ तो हुआ ही नहीं जो होना चाहिए था। तो ऐसा हो जाता है ना। अब जैसे आप यहाँ नेट का पढ़ने के बाद में नीट का पेपर दो ना आपको, आप बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर दोगे इजी वाले, एक नीट वाला बच्चा सही कर देगा, आप गलत कर दोगे, क्योंकि आप उस हर क्वेश्चन में दिमाग लगाओगे अब। चलो अब देखो नेक्स्ट। genetic mapping reveals that distance between two genes capital A and capital B is 10 centimorgan. What is the chance of getting capital A small b progeny if A B B is test cross? निकाल सकते हो क्या आएगा? टेस्ट क्रॉस कराया गया है, क्या आएगा आंसर बताओ? निकाल सकते हो क्या आएगा आंसर? क्वेश्चन वही है सेम। वो आपको जेनेटिक डिस्टेंस दे रखी है। अब इस बार इसमें से उसने मेंशन नहीं कर रखा है कि ये सिस कंडीशन में ट्रांस में, कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा कहीं भी। तो वैसे तो ऐसा क्वेश्चन आना नहीं चाहिए फ्यूचर में, कभी मेंशन करना चाहिए ना उसको सिस ट्रांस, ना तो वो क्रॉस वो क्रोमोजोम बना के दिया उसने,
और ना ही सिस्टेंस लिख के दिया। तो ऐसा क्वेश्चन वैसे तो आना नहीं चाहिए, अगर ऐसे बाई डिफॉल्ट आ जाता है तो आप फिर सिस कंडीशन अपने हिसाब से मान लेना, नहीं तो उसको मेंशन करना चाहिए वैसे, है ना। तो अपने तो वही 4 गैमेट बनेंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी। अब उसने मेंशन तो किया नहीं है सिस है या ट्रांस है, तो आप अपने हिसाब से इसमें बाई डिफॉल्ट इसको सिस कंडीशन में मान लेना है पेरेंट को। तो ये 10 दिया है, तो ये अपने रिकॉम्बिनेंट मान लिया हमने, तो 5% ये, 5% ये, 45 ये और 45 ये, ऐसे ही बनेंगे ना। तो इसमें टेस्ट क्रॉस कराया है तो इसके गैमेट बन गए पहले, अब इसका रिसेसिव पेरेंट्स के साथ कराना पड़ेगा, तो उधर से स्मॉल ए स्मॉल बी आएगा, तो इसके साथ फ्यूज करोगे तो ये तो बन जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, ये स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, यही तो बनेंगी प्रोजेनी। कौन सी वाली प्रोजेनी पूछी गई है आपको? ये वाली, तो ये वाली है ना, तो कितने परसेंट मिलेगी ये, और ये भी 5%, बाकी वो पूछता तो 45। इतना दिमाग क्यों लगाते हो आप, वही सेम क्वेश्चन था, या तो 5% आना चाहिए था या 45 आना चाहिए था, दोनों में से कोई आना चाहिए ना। तो ऐसा इसको कुछ ना कुछ मेंशन देना चाहिए ना, हिंट देनी चाहिए, या तो क्रोमोसोम बना के दे या फिर सिस्टेंस लिख के दे। देखो अब बड़ा है ना, शिव मेटेड, क्या होता है शिव मेटेड का मतलब? नहीं पढ़ा शिव मेटेड? पढ़ा है शिव मेटेड? शिव मेटेड का मतलब सेल्फिंग ही होता है ना। और बाकी रियल मीन होता है शिव मेटेड का मतलब, जैसे ये कोई पेरेंट्स हैं, इनकी 2 प्रोजेनी हुई है ना ये, और अगर ये दोनों आपस में शादी कर लें तो ये है शिव मेटेड। शिवलिंग तो सुना होगा ना, भाई बहन, बस वही वही उसी से बना है, मतलब जिन दोनों का जीनोटाइप सेम होगा। तो क्या आएगा आंसर बताओ, निकाल रहे हो आप? तो मैंने बताया ना 4 बार क्वेश्चन सेम टू सेम आया है। टेस्ट क्रॉस का तो आपको पता ही है ना कैसे निकालते हैं, इसका आप या तो डायरेक्ट रट लो या समझ लो, ये आपकी मर्जी है। अगर 10 की वजह 20 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस दे दे तब कैसे करोगे आप? तो फिर वो जो हमने 5/100 किया था ना, वो 10/100 हो जाएगा, तो वो 0.5 इंटू 0.5 किया था, वो 0.10 इंटू 0.10 होगा। फिर इतना करना है बस आपको। बाकी ये तो सेम डेटा के साथ में आया है, अभी पहले करवाया था, तो उसमें ये बना के दिया था डायग्राम, इसमें उसने ट्रांस कंडीशन लिख दिया है, बस इतना गैप है, बाकी सब कुछ सेम है। तो आंसर क्या रहेगा अपना 0.25। सॉल्व करने की बजाय रट लोगे तो और बढ़िया है, टाइम बचेगा। तो 0.25 आ जाएगा, है ना। हाँ, चलो नेक्स्ट देखो अब। 2 mutations were isolated in bacteriophage, one causing clear plaque and the other causing minute plaque. The genes responsible for these 2 mutations are 9 centimorgan apart. अच्छी बात है ना। The plaques with genotype C+M- and C-M+ were mixed to infect bacterial cells. मतलब ट्रांस कंडीशन में है ना दोनों। The progeny plaques were collected, cultured and plated on bacteria. ये आया है आपका जून 2023 में। द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेक्स आर शोन बिलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, इसमें एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। तो देखो अपने पेरेंट्स जो है ये दे रखे हैं C+M-, C-M+, ये दोनों पेरेंट हैं, तो ये ट्रांस कंडीशन है।
अभी एक कंडीशन ये और बन सकती है सी प्लस एम प्लस और सी माइनस, तो ये पेरेंट और ये दोनों। अब ये तो आपको होता है कि रिकॉम्बिनेंट कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकते नंबर में ना, पेरेंट से कम हो सकते हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों जो है ये ज़्यादा मिलने चाहिए, कुल मिला के बात ये है ना, और ये दोनों कम मिलने चाहिए। तो ये बोल रहा है सी प्लस एम प्लस 455, सी प्लस एम माइनस 45, ये तो सरासर गलत बात हो गई है ना। इसमें ये जो रिकॉम्बिनेंट है इसको 455 बना दिया और पेरेंट को कम बना दिया, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो फिर आंसर भी नहीं हो सकता है ना। बी वाला देखो सी प्लस एम प्लस 455, फिर ये भी गलत हो गया, तो सी प्लस एम माइनस 455, सी माइनस एम प्लस, अब ये पेरेंट कम हो गया ना, इसमें रिकॉम्बिनेंट ज्यादा हो गए। सी प्लस एम प्लस 45, सी प्लस एम माइनस 455, ये 455 ये 45, ये हो सकता है, पॉसिबल है। पेरेंट ज्यादा है, रिकॉम्बिनेंट कम है। सी प्लस एम प्लस 65, सी प्लस एम माइनस 680, मतलब इसमें भी वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पॉसिबल है। और ये है आपका 685 और 70, तो पॉसिबल है ना ये, तो ये भी पॉसिबल है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी एंड डी हो जाएगा। अब देखो सॉल्व थोड़ी करना था इसको, बस एक लाइन आपको लिखाई थी ना कि कभी भी रिकॉम्बिनेंट पेरेंट से ज़्यादा नहीं बन सकते, बस वही लाइन आपको अप्लाई करनी थी। अब कई बार आप लोग सॉल्व करने बैठ जाते हो, है ना, कि ये टोटल इतने हैं तो इसका 9% इतना आएगा या नहीं आएगा, और 90% इतना आएगा या नहीं आएगा, सॉल्व करने बैठ जाते हो आप। सॉल्व करना ही नहीं था, केवल बस आपको कंपेरिजन करना था कि रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा तो नहीं है बस। तो क्या हो जाएगा आंसर अपना? सी एंड डी हो जाएगा। ये लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है, अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, देख लो आप, जून 2023 में आया हुआ है। और क्वेश्चन कोई आसमान से नहीं आते हैं, बस वही है कि एग्जाम हॉल में नहीं दिखते हैं, या दिख जाते हैं तो वहाँ पे होते नहीं हैं, ये होता है अपने साथ में बस। नेक्स्ट देखो अब, assume that genes W plus CV plus are located 20 centimorgan apart on the X chromosome of Drosophila melanogaster। ठीक है, आपको 20 सेंटीमोर्गन की डिस्टेंस दे रखी है। म्यूटेशंस इन W प्लस एंड CV प्लस गिव राइज टू, अगर इसमें म्यूटेशन हो गया तो वाइट आई बन जाएगी, और इसमें म्यूटेशन हो गया तो क्रॉस बिलनेस बन जाएगी, है ना, म्यूटेंट फिनोटाइप है ये। विच आर रिसेसिव टू द वाइल्ड टाइप फिनोटाइप, ए होमोजाइगस वाइल्ड टाइप फीमेल बाज क्रॉस टू ए वाइट आई क्रॉस बिलनेस मेल। होमोजाइगस वाइल्ड टाइप है तो इसका मतलब उसका जीनोटाइप होगा W प्लस CV प्लस, यही होगा। और इसका जो क्रॉस है वो किसके साथ में कराया जाता है? वाइट आइड एंड क्रॉस बिलनेस मेल, तो इसका मतलब इसका W माइनस CV माइनस, यही होगा। इसके तो और भी पॉसिबल हो सकते थे, लेकिन उसने होमोजाइगस बोल दिया है, तो होमोजाइगस में तो एक ही होगा, है ना। अच्छा, अब F1 प्रोजेनी वाज सिमेटेड, तो F1 प्रोजेनी बनाओ पहले। इसका तो गैमेट बनेगा W प्लस CV प्लस, सिस कंडीशन में होगा। इसका बनेगा W माइनस CV माइनस, ये भी सिस कंडीशन है। तो जो F1 जनरेशन बनेगी वो W प्लस और W माइनस CV माइनस, यही बनेगी, ये होगी F1 जनरेशन। और इस F1 जनरेशन का टेस्ट क्रॉस कराया, सिमेटेड करवाया इसको, तो मतलब सेल्फिंग करवाई है इसकी। व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी विल बी वाइट आइड एंड क्रॉस बिलनेस। अब वाइट आइड और क्रॉस बिलनेस बनने के लिए एक जीनोटाइप चाहिए, कौन सा? ये वाला। तो पहले इसके 4 गैमेट बनेंगे, तो 4 गैमेट में ये 2 तो पेरेंटली बनेंगे, 2 रिकॉम्बिनेंट और बनेंगे ना, कौन कौन से? लेकिन अपने क्रॉस बिलनेस बनाने के लिए तो आपको ये वाला वो चाहिए, है ना, उस दर से रिसेसिव का तो यही जाएगा,
इधर से कौन सा गैमेट चाहिए, W माइनस CV माइनस, तभी तो इन दोनों के फ्यूजन से बनेगी ये वाली प्रोजेनी W, ये वाली। तो इस वाले गैमेट के बनने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, W माइनस CV माइनस की। ये पेरेंटल है या रिकॉम्बिनेंट है, पहले ये बताओ। पेरेंटल है, तो रिकॉम्बिनेंट तो बनेंगे आपके 20%, बाकी 80% पेरेंटल, उसमें से 40 ये वाला और 40 ये वाला, तो इसके बनने की संभावना है 40%। तो इसके क्रॉस विलनेस वाले की क्या हो जाएगी संभावना, 40%। वाइट आइड एंड क्रॉस व्हीलनेस, तो यही हो जाएगी ना 20%, 40%। नेक्स्ट देखो 19, in an organism ट्वेंटी वाला देखो, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन दैट कैन अकर बिटवीन टू लोकाई कितनी हो सकती है, 50% हो सकती है। यह है आपका नवंबर 2020 में। हाँ जी, अब देखो, इन ए लिंकेज में टू जीन्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर 70 सेंटीमॉर्गन अपार्ट। अब ये आपको कितनी डिस्टेंस दे रखी है, ये इतनी हो सकती है कि वैसे 50 सेंटीमॉर्गन हो सकती है। इफ इंडिविजुअल्स हेटेरोजाइगस फॉर बोथ द जीन्स आर टेस्ट क्रॉस नंबर ऑफ प्रोजेनी विद पेरेंट फिनोटाइप विल बी। तो इस केस में आपको कितनी माननी पड़ेगी डिस्टेंस, 50 सेंटीमॉर्गन माननी पड़ेगी। तो 50 सेंटीमॉर्गन मानोगे तो रिकॉम्बिनेंट कितने बनेंगे और पेरेंटल कितने बनेंगे, तो दोनों इक्वल बनेंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर, इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोजेनी विद रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप, है ना, पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट बराबर बनेंगे। समझ में आ गई बात। तो 70 दे रखा है, तो उसको आप थोड़ी देर के लिए 50 मान लो। चलो ये देखो, ए क्रॉस वाज मेड बिटवीन प्योर वाइट टाइप मेल्स एंड ब्राउन आइड कर्ल विंग्ड फीमेल्स ऑफ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। द F1 फीमेल वर टेस्ट क्रॉस, द F2 प्रोजेनी ऑब्टेन्ड वाज एज फॉलो। ये दे रखी है आपको प्रोजेनी, है ना। अब इसमें आपको दे रखा है कि सिस कंडीशन में ट्रांस कंडीशन में है, नहीं दे रखा। तो जेनेटिक डिस्टेंस कितनी होगी ये निकालना है। आपको जरूरत ही नहीं अब सिस ट्रांस की, आप तो नंबर देखो सबसे ज्यादा किसका है, वही क्या होगा, पेरेंट, बाकी रिकॉम्बिनेंट होंगे। तो नंबर अपने को वाइट टाइप का दे रखा है 200 और इसका दे रखा है, ये तो टोटल तो 400 है ना। तो ये पेरेंट हो जाएगा, ये पेरेंट हो जाएगा, ये रिकॉम्बिनेंट और ये रिकॉम्बिनेंट निकाल सकते हो ऐसे, ठीक है। अब डिस्टेंस निकालनी है, तो रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल, तो रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल करोगे तो रिकॉम्बिनेंट है आपके 30 20 50, टोटल कितने हैं 400। तो कितना हो जाएगा, 1/8 करोगे तो लगभग 12%, 12 पॉइंट कुछ परसेंट आएगा ना। 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो 12.5। समझ में आ गई बात। अब पता नहीं आप किस क्या क्या थ्योरी पढ़ते हो ना क्वेश्चन को करने के लिए, जबकि दो ही बातें ध्यान रखनी है बस। दो जीन के बीच में जितनी जेनेटिक डिस्टेंस होती है उतने परसेंट गैमेट रिकॉम्बिनेंट बनते हैं। यहाँ आपको रिकॉम्बिनेंट गैमेट दिए गए हैं तो उसको टोटल से डिवाइड कर दो, आपको दो जीन के बीच में डिस्टेंस मिल जाती है। इसके अलावा कुछ निशा इसमें अप्लाई हुआ है कंसेप्ट, और बस ये दो बातें ध्यान रख लोगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके। अगर ये दो बातें ध्यान नहीं रख पा रहे हो तो उसमें नोट लगा के कॉपी के फर्स्ट पेज पे लिख सकते हो नोट लगा के। चलो विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। फीमेल आर एक्याजमेटिक, ये वर्ड सुना है क्या आपने, एक्याजमेटिक, क्याजमेटा तो सुना होगा ना।
तो क्याजमेटा नहीं बनते हैं उसको बोलते हैं अक्याजमेटिक। तो फीमेल में क्याजमेटा बनते हैं, मतलब फीमेल में क्रॉसिंग ओवर होता है। रिकॉम्बिनेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग मेल मियोसिस, तो ये सही बात है, ये गलत बात है, ये तो गलत बात होगी ना, ऊपर वाली अक्याजमेटिक बोला है, फीमेल में होता है ना। देखो ये दोनों ऑप्शन एक ही बात है, अगर आपको ना दिख रहे हो तो। दोनों मतलब इसमें बोल रहा है रिकॉम्बिनेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग फीमेल मियोसिस, गलत बात है। और इसमें बोल रहा है फीमेल्स आर अक्याजमेटिक, मतलब क्रॉसिंग ओवर भी होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्याजमेटा भी बनेंगे उसमें। मेल सो हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, ये हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन वगैरह जो हम पढ़ते हैं ये बैक्टीरिया के लिए पढ़ते हैं ना। अभी आगे आएगा HF नाम से आएगा, है ना, ये F+, F-, F', ये पढ़े होंगे आपने, वापस से लौट के आएंगे ना बैक्टीरियल जेनेटिक्स में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें अपना, सेकंड हो जाएगा। ट्वेंटी 24 ये आपको टेस्ट क्रॉस का डेटा दे रखा है। द रिजल्ट इंडिकेट्स, तो ये 4 दे रखे हैं आपको, तो 4 क्या आपको इक्वल में दे रखे हैं अमाउंट में, तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो होगी नहीं। अगर कहीं दिख रहा हो ना आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एज बाइड एंड द डबल म्यूटेंट टाइप्स आर इन ऑलमोस्ट इक्वल, क्या आपको इक्वल दिख रहे हैं, तो ये तो गलत बात होगी फिर। अनइक्वल सेग्रीगेशन एज इट्स शोइंग डिपार्चर फ्रॉम 1:1 रेशियो, कहाँ ये आ ही नहीं रहा है ना, 1:1 रेशियो बराबर है ही नहीं, तो ये कहाँ से आ जाएगा, है ना। कंप्लीट लिंकेज, अगर कंप्लीट लिंकेज होती तो 2 ही टाइप के मिलते हैं ना, रिकॉम्बिनेंट मिलते ही नहीं बिल्कुल भी। इसका मतलब कंप्लीट लिंकेज है या नहीं है, इनकम्प्लीट लिंकेज है। लिंकेज द 2 जीन्स आर सेपरेटेड बाय 25 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस, तो ये देख लो आप निकाल के, ये वाले तो पेरेंट माने जाएंगे, ये वाले पेरेंट, ये रिकॉम्बिनेंट और ये रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट हो गए आपके 250 और टोटल कितने 1000, तो ये आपकी 0.25 या 25 सेंटीमॉर्गन, सही बात है। तो फिर तो इसमें हो जाएगा आपका 4th। in a haploid organism the loci capital A and small a and capital D and small d are 8 map unit apart. In a cross capital A small d and small a capital D, what will be the proportion of each of the following progeny classes? एक तो इसका बताना है आपको और एक रिकॉम्बिनेंट का बताना है। तो पहले ये बताओ कि जो पेरेंट्स हैं ये सिस कंडीशन में है, ट्रांस में है, ट्रांस में है, तो आपके 4 बनेंगे। ये 4 बनेंगे ना, इसमें से ये आपके पेरेंट होंगे, ये भी पेरेंट होंगे ना, ये रिकॉम्बिनेंट और ये रिकॉम्बिनेंट, ट्रांस कंडीशन में पेरेंट आपको दिख रहे हैं ना, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस दे रखी है 8, इसका मतलब 4% तो ये बनेंगे, 4% ये बनेंगे, बाकी कितने बचे 92 का आधा करोगे तो 46 ये और 46 ये। अब बताओ क्या होगा आंसर, एक तो इसका नंबर बताना है, तो इसका नंबर कितना बनेगा कैपिटल ए स्मॉल डी, तो दोनों ऑप्शन में दे रखा है ना। फिर रिकॉम्बिनेंट्स 8% या 4%, अब इस बार रिकॉम्बिनेंट्स दिया है, कोई पर्टिकुलर नहीं दिया है, तो दोनों आएंगे उसमें, तो क्या हो जाएगा आंसर अपना 8% हो जाएगा ना दोनों को मिला के, तो सेकंड हो जाएगा। यही थोड़ा ध्यान रखना है कि एक का नंबर पूछा है आपको या दोनों का नंबर पूछा है, तो इसमें दोनों का पूछा है मिला के ना। तो इतनी बहुत है आज के लिए ना क्वेश्चन, फिर ज़्यादा हो जाएंगे ना, फिर पक जाओगे आप। तो ये आपके 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस के जितने भी क्वेश्चन थे
कंप्लीट हो गए। मेंडली जेनेटिक्स के भी हो गए आपके कंप्लीट, है ना, इसके भी कंप्लीट हो गए। हाँ ये 2 पॉइंट क्रॉस के इतने ही हैं, कंप्लीट हो गए ये। क्या? हाँ ये पीडीएफ आपको भेज देंगे, और ये आपको घर पे जाके एक बार अपने खुद से सेल्फ करके देखनी है ना, तब जाके कुछ हो पाएगा ना आपका, क्योंकि ये यहाँ तो समझ में आ गया, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं समझोगे ना तब तक आपको कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी हैबिट बनी हुई है घर पे समझने की, हैबिट आपकी है ना घर पे समझने की। तो इसलिए आपको भी सेंड कर देंगे, और फिर जब टेस्ट होंगे बार बार तो यही क्वेश्चन फिर से टेस्ट में आएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको मोस्टली क्वेश्चन के आंसर ही रट जाएंगे, एक टाइम ऐसा आ जाएगा ना। हाँ अब